आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैसे अभ्यर्थियों के लिए, विशेष करके जो सी-टेट की फॉर्म भरे हुए हैं तथा 20 अगस्त को उनकी परीक्षा होने वाली है। लगभग 20 दिन का समय उनके हाथ में बचा हुआ है। ऐसे में एक संक्षेप में सभी विषयों का कैसे हम अध्ययन करें, इसी विषय को लेकर के हमने यह अपना सीरीज़ तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा और हमारे साथ आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें, जिसमें हम आपको सभी विषयों के जो भी आपके CTET की परीक्षा में आने वाले विषय हैं उन सबों का सुबह और शाम दोनों वक्त आपके लिए इससे रिलेटेड डिटेल्स में जानकारी होगी, परंतु इस तरीके से तैयार की गई है कि 4 से 5 दिनों में आपका एक विषय पूरा हो जाए और इस तरीके से 20 तारीख तक, अर्थात जो आपकी परीक्षा की तिथि है उस समय तक आपका पूरा यह पेपर तैयार हो जाए। इस उम्मीद को लेकर के आज शुरू करने जा रहे हैं गणित पेडागोजी का जो अपना पेपर है उस पर विशेष करके ध्यान देंगे। कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं आप उसको ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। CTET के छात्र छात्राओं को हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है तथा आगे की तैयारी करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी आपको शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें है कि गणित का अर्थ क्या होता है। तो गणित का सामान्य अर्थ होता है गणना का विज्ञान। गणित का सामान्य अर्थ होता है गणना का विज्ञान। इसकी प्रकृति तार्किक होती है, अर्थात इसमें हम ज़्यादातर तर्क वितर्क करते हैं, सीधे किसी की बात को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। गणित संख्या, स्थान, मापन का विषय होता है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान इत्यादि भली भांति बोध होता है। आप ध्यान से समझेंगे क्या कहा गया है। गणित क्या है तो गणना का विज्ञान है और इसकी प्रकृति तार्किक होती है, अर्थात बिना तर्क के कोई काम नहीं होता है। गणित संख्या, स्थान, मापन का विषय है। इसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान इत्यादि का भली भांति बोध होता है। जीवन के संख्यात्मक और गणनात्मक समस्याएं हल होती हैं। जीवन की संख्यात्मक और गणनात्मक समस्याएं हल होती है। गणितीय अवधारणाओं की सहायता से हम कठिन समस्याओं को भी सरल तरीके से हल कर लेते हैं और गणित मानव जीवन का सच्चा आधार होता है, अर्थात हमारे जीवन के हर एक हिस्से में गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसकी परिभाषा दी है, परंतु कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को हमें याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। तो हॉगवेन साहब का कहना है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हॉगवेन का कहना है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। लॉक साहब का कहना है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। इसी प्रकार गणित मन के तर्क को अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार होता है। गणित मन में तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का एक द्वार होता है। और एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रोजर बेकन। उनका कहना है कि गणित सभी विद्वानों का द्वार है, सभी विज्ञानों का द्वार है एवं कुंजी है। सही बात है कि कोई भी विज्ञान, आप जितना भी विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में जानते हैं, गणित के बिना सभी विज्ञान अधूरी है, अर्थात गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है कि गणित मापन, मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है, अर्थात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कह रहा है कि बिना गणना, बिना मापन, बिना मात्रा के कोई भी विज्ञान नहीं चल सकती है। इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा स्वीकार्य कहा गया है कि गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है, यह भी चलते चलते हम लोग देख लेते हैं। गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वह वाहन है जिसके द्वारा बच्चे को समझना, सोचना, तर्कशील विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। ये अपने आप में विशिष्ट विषय है तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है, अर्थात यह किसी भी विषय के साथ रह सकता है। अर्थात यूँ कहें कि हर एक विषयों में इसकी महत्वपूर्ण स्थान है। बिना किसी विषय के, बिना मैथ्स के कोई भी विषय पूरा नहीं हो सकता है, जो कि विश्लेषण तथा तर्क की विद्या पर बल देता है,
तर्क की विद्या पर बल देता है। इसी प्रकार आगे जो हम बढ़ते हैं कि कुछ और इसके गुण हैं जो हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया है। उपरोक्त अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर, उपरोक्त तर्क एवं अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर गणित के विषय में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। नंबर 1 है कि गणित संख्याओं, स्थान अथवा मापन का अध्ययन है। इसमें आपका प्रश्न इस प्रकार से बनता है, ध्यान दीजिएगा कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपको पता रहेगा, कौन ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इस तरीके से आपसे प्रश्न बनेगा। ध्यान से समझिए मेरी बात को कि इसमें आपके प्रश्न यह बनते हैं कि सही उत्तर दिए रहेंगे, 3 ऑप्शन सही उत्तर के रहेंगे, 1 ऑप्शन गलत ऑप्शन का रहेगा, 1 ऑप्शन जो होगा गलत ऑप्शन होगा। उसमें से आपको पकड़ना है कि कौन सा गलत है। अर्थात आपको पकड़ना यह है कि गणित संख्याओं, स्थान व मापन आदि का अध्ययन है, यह सही है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। गणित के ज्ञान से वस्तुनिष्ठ वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है तथा गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये सभी आपके पॉइंट्स हैं जो कि गणित को लेकर के सही बातों को रखता है। और कौन सी बात इसमें सही नहीं है, यह आपको जब ऑप्शन पूछा जाएगा तो जब इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सी बातें सही हैं, तो आपको याद रखना होगा कि कौन सी बातें नहीं हैं। तो आप इस प्रकार से इसके उत्तर को पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि गणित का उपयोग या महत्व हमारे जीवन में कैसा है। सभी व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन गणित से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि बिना गणित के कुछ भी नहीं हो सकता, अर्थात सभी व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन गणित से जुड़ा हुआ है। गणित एवं मानव जीवन का संबंध आदिकाल से रहा है। मानव जाति की उन्नति में गणित अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। उचित गणितीय ज्ञान के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। अतः नेपोलियन ने सत्य ही कहा है कि गणित की उन्नति के साथ ही देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। और गणित के हमारे जीवन में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या है उपयोग हैं जो हम देख रहे हैं। दैनिक कार्य, दैनिक क्रय विक्रय में, अर्थात दिन प्रतिदिन जो हम अपनी खरीद बिक्री करते हैं उसे कहा गया है दैनिक क्रय विक्रय में। मनुष्य के दैनिक जीवन में होने वाले क्रय विक्रय संबंधित क्रियाएं जैसे गिनना, मापना और तौलना आदि गणित के सभी निर्भर करते हैं। वाणिज्य व्यापार के प्रयोग, वाणिज्य यानी कि हम जो व्यापार करते हैं उसमें भी इसका क्या स्थान है। तो गणित को व्यापार का प्राण माना जाता है। कोई भी व्यापार गणितीय गणना के बिना नहीं हो सकता। कोई भी व्यापार गणितीय गणना के बिना नहीं हो सकता। एक मजदूर से लेकर उद्योगपति तक, घर से लेकर बैंक तक, बाजार से लेकर के वित्तीय संस्थाओं तक सभी किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गणित हमारे लिए कितना उपयोगी है। आगे और भी देखते हैं कि गणित विज्ञान का प्रयोग, गणित विज्ञान में कैसे हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन होगा। गणित को विज्ञान की जन्मदाता कहा गया, गणित को विज्ञान का जन्मदाता कहा गया है। और सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, संख्याएं, परिमाणों को प्रमाणित करने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सभी प्रकार के अनुसंधान, गणना, संख्याएं एवं परिमाणों को परिमाणित करने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। गणित विज्ञान का नींव है। आपसे प्रश्न पूछता है, बनता है कि गणित क्या है, तो आपको बताना होगा कि गणित विज्ञान की नींव है। रोजर बेकन ने सत्य ही कहा है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार का कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों के द्वार का कुंजी है। तो ये सभी जो आपको कोटेशन दिए जा रहे हैं उसको आपको याद रखना है कि क्या कहा गया। अतः गणित कार्य करने की विधियां देता है। गणित कार्य करने की विधियां देता है। गणित क्या है? कार्य करने की विधियां देता है। अतः कहा जा सकता है कि कार्य करने की विधियां देता है। गणित क्या है? कार्य करने की विधियां देता है। गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता प्रदान करता है। गणित गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता प्रदान करता है। और साथ ही साथ यह भी हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, तो गणित समस्या समाधान के लिए सही अभिवृत्ति और सभी प्रकार के समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की योग्यता भी देता है। समस्या समाधान की सही अभिवृत्ति और सभी प्रकार के समस्याओं को समाधान करने की योग्यता देता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण के क्या क्या निम्नलिखित उद्देश्य हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं।
तो बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणितीयकरण करना, बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। आगे है कि गणितीय तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे प्रभावशाली गणित सीख सकें। अगला पॉइंट है कि गणित को बच्चों के जीवनों अनुभव का एक अंश बनाना। आगे का पॉइंट है कि बच्चों को रुचिपूर्ण समस्याएं बनाने एवं उनके हल प्रस्तुत करने में के लिए प्रेरित करना। उसके आगे है कि बच्चों में तार्किक चिंतन को विकसित करना, बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं जैसे कि गणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को समझाना। तो ये सभी गणित के मूल संरचनाएं हैं। उपर्युक्त उद्देश्यों को निष्कर्ष में ध्यान रख करके डेविड व्हीलर ने कहा है कि बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। बहुत सारा गणित जानने से बजाय यह है कि यह जाना जाए कि गणितीकरण कैसे किया जाता है। जॉर्ज पोल्या के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य होता है अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य किसे कहते हैं? इस उद्देश्य के अंतर्गत रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। वह संख्यात्मक संक्रियाएं जैसे मापन, भिन्न, प्रतिशत और अनुपात से संबंधित ज्ञान को कहा जाता है। अतः गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। यहाँ देखिए जो आपको टॉपिक मैं दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों को मैंने रेड लाइन के माध्यम से जो आपको अंडरलाइन किया हुआ है, इन सब बातों को आप मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा। यह बताता है कि प्रश्न कैसे बनते हैं। यहाँ बता रहा है कि गणित की सीमित लक्ष्य क्या होती है? लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। जैसे सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य क्या होता है? वह है विशेष उद्देश्य। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, विशेष उद्देश्य यह बनता है कि गणित के विशेष उद्देश्य है कि गणित शिक्षण का लक्ष्य है बच्चे के गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, मान्यताओं के तर्क परिणाम निकाल सकें, अमूर्त को समझ सकें, समस्या से पहचान कर उसका हल ढूंढ सके। उपरोक्त दोनों ही उद्देश्यों की अनुशंसा एनसीएफ 2005 में भी की गई है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य आपको बताए गए हैं। वह है कि इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए तथा बच्चे अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच में संबंधों को समझने के लायक बन सके। इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंध को समझने के लायक बन सके। और अगला पॉइंट है कि इस स्तर पर बच्चे खाली पात्र नहीं होते हैं, वे अंकों तथा साधारण संक्रियाओं को अंतर्ज्ञानीय और सांस्कृतिक विचारों से सुसज्जित होते हैं। अतः उनके ज्ञान का उपयोग अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। उसी प्रकार है कि गणित के अंकहीन क्षेत्र जैसे कि आकार, दिक् संबंधी समझ, पैटर्न, प्रतिरूप, मापन और आंकड़ों का हैंडलिंग को बढ़ावा देना। आप ध्यान से समझिएगा, गणित में अंकहीन क्षेत्र जहाँ पर कि संख्याएं नहीं लिखी जाती है, जो कि खास करके आकृति होते हैं, ग्राफ होते हैं, उसकी बात हो रही है। आकार, दिक् संबंधी समझ, पैटर्न, मापन और आंकड़ों की हैंडलिंग को बढ़ावा देना। उसके बाद है कि छात्रों में गणितीय संरचना जैसे कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करना की क्षमता का विकास करना। उसी प्रकार है आगे बच्चों में संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना ताकि शाब्दिक समस्याएं हल करते समय बच्चों को पता चले कि जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग देना, अर्थात उसके लिए कैसे वह जो सीख रहा है उसके जीवन में कैसे यह उपयोगी होगा, इस चीज़ को उसके साथ में जोड़ना, जिससे कि बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उन गतिविधियों को वह सीख सके आसानी से। इसी बात को कहा गया है कि बच्चों में संकल्पनात्मक
आधार को बढ़ावा देना, ताकि शाब्दिक समस्याएं हल करते समय बच्चों को पता चले कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग देना है। उसके बाद है संक्रियाओं के प्रसंगानुसार परिचय पश्चात भाषा और प्रतीकात्मक संकेतों का विकास करना। संक्रियाओं के प्रसंगानुसार परिचय पश्चात भाषा और प्रतीकात्मक संकेतों का विकास करना। भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना ताकि बच्चों में भय उत्पन्न ना हो। भय से मतलब गणित एक ऐसा विषय है कि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं विषय को लेकर के और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। संख्या बोध में संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना, संख्याओं के मध्य संबंध देखना तथा संबंधों के पैटर्न खोजना ताकि बच्चों में जीवनोपयोगी कौशल विकसित हो सके। तो यह थे महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे यह जीवन उपयोगी है गणित बच्चों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि गणित शिक्षण के उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्य अर्थात एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यह भी बहुत आवश्यक है जान लेना कि हम कोई भी चीज़ जब पढ़ रहे हैं तो उसका एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके पास दिया गया है कि एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। गणित पढ़ने के उद्देश्य हैं कि ये असीमित उद्देश्य होते हैं, उसका उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित होता है, इसमें इन्हें प्राप्त करना असंभव होता है और ये शिक्षा से संबंधित होते हैं और ये शिक्षा समाप्ति के पश्चात प्राप्त होते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है, अर्थात जब आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब इसका रिजल्ट प्राप्त होता है। और एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, अब अभी हमने पढ़ा एम, अब ऑब्जेक्टिव्स है कि यह प्राप्त उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। यह जो उद्देश्य होते हैं विशिष्ट होते हैं, प्राप्त उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होते हैं। और अगला पॉइंट है कि ये सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि ये शिक्षण से संबंधित होते हैं और अगला पॉइंट है कि ये शिक्षण के दौरान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आगे इनका और क्या व्यवहारिक उद्देश्य है, इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो व्यवहारिक उद्देश्य कि यह उद्देश्य व्यवहारिक पदों से संबंधित होते हैं। ये उद्देश्य व्यवहारिक पदों से संबंधित होते हैं। ये किसी बच्चे के कार्य करने, सोचने और महसूस करने के विषय को बताते हैं। कौन? व्यवहारिक उद्देश्य। ये किसी बच्चे के कार्य करने, सोचने और महसूस करने के विषय को बताते हैं। अब इसका अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? ये अति विशिष्ट एवं संकुचित होते हैं। ये स्पष्ट, व्यवहारिक, निश्चित एवं प्राप्त करने योग्य होते हैं और इनका निर्माण पूर्व निर्धारित होता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ये अति विशिष्ट और संकुचित होते हैं, ये स्पष्ट, व्यवहारिक, निश्चित एवं प्राप्त करने योग्य होते हैं तथा इनका निर्माण पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रकार हमने देखा इनके अनुदेशात्मक उद्देश्य। अब बढ़ते हैं महत्व की ओर। इसका महत्व क्या है? तो महत्व है कि यह लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कार्य को सीमित कर देता है, अर्थात अनावश्यक बातों पर हम डिस्कशन नहीं करते। हमसे क्या पूछा जा रहा है, टू द पॉइंट हम इस पर चर्चा करते हैं। ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाते हैं। ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाते हैं। उसके बाद है कि ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए मापन और मूल्यांकन में सहायता करते हैं। ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए मापन और मूल्यांकन में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसके एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब आगे बढ़ते हैं कि गणित के जो प्राप्त उद्देश्य हैं को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके जो कारक हैं वह आपके सामने हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में है शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। निश्चित रूप से बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक और पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान बच्चों को नहीं दी जा सकती है और उससे बच्चों का लाभ होगा भी नहीं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कारक में आता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षा उद्देश्य बच्चे की अवस्था, अभिरुचि, प्रवृत्ति, रुचि के अनुसार होनी चाहिए। और है कि मनोवैज्ञानिक कारण ये उपयुक्त एवं उचित क्रम में होनी चाहिए, अर्थात एक सिस्टम में होनी चाहिए, अर्थात सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। अब बात आती है उपयोगिता को लेकर के। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता है कि शिक्षण उद्देश्यों का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन से होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों का संबंध क्या है? बच्चों के दैनिक जीवन से होना चाहिए और वह व्यवहारिक अर्थात उसके जीवनोपयोगी होनी चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य व्यवहारिक होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि गणित पाठ्यक्रम क्या है। गणित पाठ्यक्रम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम शब्द लैटिन शब्द से क्यूरेट से बना है और जिसका अर्थ होता है मैदान, दौड़ का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह क्रम होता है, वह मार्ग है
जिस पर कि दौड़ करके भी शिक्षार्थी अपने मंजिल तक पहुंचता है। अर्थात पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यक्रम में विषयों के साथ साथ स्कूल के सारे कार्यक्रम आते हैं। अतः पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अध्यापकों, छात्रों, परीक्षकों और लेखकों को उचित मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस प्रकार जो आप देख रहे हैं, यह सभी मैंने आपको शुरू में बताया, यह सभी पॉइंट्स जो हैं परीक्षा के लिए किस तरीके के प्रश्न बनते हैं उसको मैंने पेन के द्वारा अंडरलाइन किया हुआ है। अब है कि पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, तो पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री पर निर्धारित करता है। पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों की प्रयोग का साधन है। पाठ्यक्रम सीखने के अनुभवों को नियोजित, क्रमबद्ध और श्रेणीबद्ध रखने का तरीका है। पाठ्यक्रम सीखने के अनुभवों को नियोजित, क्रमबद्ध और श्रेणीबद्ध रखने का तरीका है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा गया है और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम के अनुसार कहता है यह शिक्षा के उद्देश्य को अनुकूल होना चाहिए, यह महत्वाकांक्षी होनी चाहिए ताकि यह मात्र संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के बजाय उच्च उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। उसके बाद है कि यह सुसंगत होना चाहिए, अर्थात कहीं ना कहीं उसकी मैचिंग होनी चाहिए। ऐसे जैसे तैसे नहीं पढ़ सकते, उसका एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक होता है। इसलिए कहा गया है यह सुसंगत होना चाहिए ताकि यह विभिन्न प्रकार की विधियां और कौशल जो कि अंक गणित, बीजगणित आदि के संबंध में रखते हैं, अर्थात इन सबों का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे प्रयोग होता है, संयुक्त रूप से बच्चे हाई स्कूल के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आने वाले समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि इनके समस्याएं क्या हैं, गणित शिक्षण की समस्याएं क्या हैं, वह भी हमें जान लेना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। पहला यह कहा गया है कि बच्चों में गणित को लेकर के डर एवं असफलता का भाव बना रहता है। बच्चों में गणित को लेकर के डर और असफलता का भाव बना रहता है। उसके बाद कहा गया है कि निराशाजनक पाठ्यचर्या होती है, अर्थात जो सिलेबस होती है वह केवल किताबी ज्ञान तक ही रह जाता है, जीवन के अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं हो पाता है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे इसमें निराशाजनक केवल उतने ही ध्यान रखते हैं जितना कि उन्हें पाठ्यक्रम से लाभ मिलना रहता है, अर्थात परीक्षा तक ही पढ़ते हैं, जिससे कि उनके अंदर में यह निराशाजनक बात उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार है कि अपरिष्कृत मूल्यांकन, अर्थात वह बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनका मूल्यांकन सही नहीं हो पाता है। जितना वह ज्ञान जानते हैं, आप सारी बात तो सारे प्रश्न तो नहीं पूछते हैं परीक्षाओं में, और वैसी स्थिति में जो बच्चा जानता रहता है वह प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता, और जो प्रश्न नहीं जानता रहता है परीक्षा में आ जाने से उसका पूरा मूल्यांकन नहीं हो पाता है। किसी कारणवश यदि परीक्षा में बच्चे का कोई प्रश्न छूट गया तो बाद बाकी तो आता रहता है, परंतु एक प्रश्न छूट जाने से उसके मूल्यांकन में कमी आ जाती है, त्रुटि आती है। इसलिए कहा गया गणित की विभिन्न विधियाँ एवं सूत्रों को प्रभुत्व रहता है तथा मूल्यांकन के निर्धारण की प्रकृति का कारण बनता है। मूल्यांकन बच्चे की गणितीय विधि, ज्ञान और तथ्यों तथा सूत्रों की याद करने की क्षमता को जानने के लिए होता है। अगला है कि शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, अर्थात जब शिक्षक पढ़ाने जाते हैं बच्चों को तो पहले से स्टडी करके या उन बिंदुओं को देख करके जाना चाहिए कि कैसे पढ़ाने हैं, क्या पढ़ाने हैं, परंतु शिक्षक बिना तैयारी के चले जाते हैं और बच्चों को उसकी क्षमता के अनुसार अपने जो स्टडी मटेरियल है उनको सही से प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिससे उनको दिक्कत होती है। उसी प्रकार है कि व्यवस्थागत समस्याएं, अर्थात बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, गणित के टॉपिक होते हैं जिन्हें कि यदि आप उनके मानसिक स्तर के अनुसार से समझाते हैं तो उनको सही से समझ में आती है। कहीं कहीं पर तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अर्थात हिंदी इंग्लिश का या फिर वहाँ की लोकल भाषा और हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ भी समस्या होती है। उसके बाद है कि गणित शिक्षण का आकार ऊंचा और तकुआकार होता है तथा अधिकतम योजनाएं लिंग संबंधी धारणाओं से ओतप्रोत होता है, अर्थात बहुत जगहों पर लड़के लड़कियों के भेदभाव को भी दर्शाता है। अब आते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह जो आपका परीक्षा के लिए बहुत वीवीआई पॉइंट्स हैं कि इससे आधारित आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। डिस्कैलकुलिया, अर्थात बच्चे को संख्या और गणित संबंधी यदि कोई बीमारी होती है, शंका होती है, तो इससे संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग डिस्कैलकुलिया करते हैं, अर्थात बहुत सारे बच्चे को गणित से डर लगता है।
तो गणित से डर लगने वाली जो प्रॉब्लम होती है, वैसे बच्चे को हम लोग कहते हैं कि कौन सी बीमारी हो गई है, तो डिसकैलकुलिया इसको कहा जाता है। किसी को लिखने से संबंधित यदि समस्या है कि आप बोल रहे हैं, बोल लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो गणित में इस तरीके की समस्या वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, परीक्षा में आपको डिस्ग्राफिया कहते हैं। बहुत सारे बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। वैसे बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए क्या है, विकृति से ग्रसित बच्चों के लिए डिसलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने में उनको नहीं होता है, लिख लेते हैं, पूरा मुंह बंद करके जो लिखने की हैबिट है उससे लिख लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने कहा जाता है तो गिनती नहीं पढ़ पाते हैं, टेबल नहीं पढ़ पाते हैं, या और भी बहुत सारी बातों को इससे संबंधित जो गणित से संबंधित होती है उसको नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें डिसलेक्सिया कहा जाता है। या दूसरा है भाषा बोलने संबंधी, उसको डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है, डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे क्या है वह हम लोग देख लेते हैं कि गणित शिक्षण समस्या समाधान हेतु एनसीएफ 2005 में क्या सिफारिशें की गई थी, यह भी जानना आवश्यक है। जैसा कि हम लोग ऊपर में देखें हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, तो समस्या को भी समाधान करने हेतु दिया गया है। उपाय यह है कि गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्यों को हटा करके उच्च लक्ष्यों को तरफ स्थानांतरित कर दिया जाए। उसके बाद है कि स्कूली गणित में ज़्यादा और तथ्यात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक प्रवाह तथा संकलनात्मक समझ पर दिए जाए, जिससे कि वह अनुभव और पूर्व ज्ञान पर आधारित ज्ञान को सीख सके। इसी प्रकार है कि समस्या समाधान गतिविधियों आदि में अधिगम वातावरण का निर्माण करना, ताकि बच्चों में सहभागिता बढ़े और सफलता का भाव पैदा हो। इसी प्रकार है कि आकलन पद्धतियों को बदलना, ताकि शिक्षार्थियों की प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यताओं की परख हो। उसके बाद है कि अमूर्त सांख्यिकीकरण, अनुरूपता, प्रकरण विश्लेषण, संश्लेषण, प्रक्रियात्मक रूप, अनुभव तथा सत्यापन जैसी तकनीकों का संदर्भ ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब सटीक हल मौजूद न हो तब राशियों के अनुमान और हलों के सन्निकट का प्रयोग करना, विद्यार्थियों में इन दोनों ही आवश्यक कौशलों का विकास करना होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि संख्याओं, आंकड़ों एवं रूपों का उपयोग कर निरूपण का विकास किया जा सकता है। ऐसे निरूपण दृश्यकरण को बढ़ावा देते एवं बच्चों को कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का क्षमता का विकास करते हैं। इसी प्रकार खुले हुए प्रश्नों को बढ़ावा देना, खुले हुए प्रश्नों से मतलब अभिप्राय है कि डे टू डे लाइफ में जो प्रश्न उनके जीवन में आते हैं उनको बढ़ावा देना। उसके बाद है जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे मानसिक गणितीय की कई विधियों का प्रयोग करते हैं और लोक दशमलव प्रणाली कहा जाता है। लोक दशमलव प्रणाली क्या, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप जवाब दीजिएगा कि जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे मानसिक गणितीय की कई विधियों का उपयोग करते हैं, जिसे कि लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली का विकास बच्चों को भी करना चाहिए। उसके बाद है कि गणित शिक्षा में सर्वात्रिक समावेशन होना चाहिए, अर्थात गणित शिक्षण सभी के लिए होनी चाहिए। गणित शिक्षण जेंडर आधारित या सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से समर्थ बच्चों के लिए ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कि गणित के पाठ्य पुस्तकें विविधतापूर्ण विषय वस्तु प्रदान करने वाली होनी चाहिए और आकलन के सभी तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और लास्ट है कि ग्राफ, पेपर, जियो बोर्ड, गिनतारा यानी इसे हम अबैकस कहते हैं, ज्यामितीय बॉक्स आदि का प्रयोग बल दे करके करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज हमारा गणित के पेडागोजी संबंधित और शिक्षण बिंदुओं से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उस पर आधारित आज का हमारा जो यह प्रश्न है, आज का वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आगे आने वाली जो और भी टॉपिक है, हमारा प्रयास है कि परीक्षा के पहले आपके सभी विषयों की तैयारी करा दी जाए, रिवीजन करा दी जाए विस्तार से, जिससे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न न छूटे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। आप अच्छी तैयारी करें, स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।